विवाह एक पवित्र बंधन है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो फिर ये तलाक जैसी बात कहाँ से आ गई और ये कंसेप्ट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो निश्चित रूप से हिंदू विवाह की बात करें या भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ विवाह एक पवित्र बंधन था। लेकिन 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम आया तो उस अधिनियम के माध्यम से इस विवाह के पवित्र बंधन को बनाए रखते हुए इसमें कहीं ना कहीं संविदा के तत्व डाल दिए गए और इसे विधिक जामा भी पहना दिया गया। यानी कि अब ये संविदात्मक और विधिक संबंध है भी है, साथ साथ पवित्र बंधन के। तो इसका मतलब जैसे ही हमने संविदा की बात की या विधिक संबंध की बात की तो विधिक संबंध में या संविदात्मक संबंध में कानूनी उपचार भी प्राप्त होता है पक्षकारों को। तो इसी तरह से जब विवाह 1955 में संविदात्मक संबंध बन गया या विधिक संबंध बन गया तो स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्षकार को कोई न कोई उपचार मिलेगा। और इन्हीं उपचारों को हम लोग मैट्रिमोनियल रिलीफ के नाम से या वैवाहिक उपचारों के नाम से जानते हैं। उन उपचारों में हम लोगों ने अलग वीडियो में बात की हुई है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, जुडिशियल सेपरेशन की, नलिटी ऑफ मैरिज की, और चौथी रेमेडी आपकी है तलाक या डिवोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तलाक की, डिवोर्स की, इसके आधार क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड केस लॉज क्या हैं और इसका केस कैसे फाइल हो करके कैसे डिसीजन तक पहुंचता है। इन सब तरह की बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा करेंगे, कवर करेंगे। आप देख रहे हैं न्याय दृष्टि और मैं हूं पवन। तो अब बात करें तलाक की, तो वास्तव में तलाक क्या है? तो सबसे पहले तलाक के अर्थ को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बंधन को एक बार बांधने की प्रक्रिया यानी यहाँ से स्टार्ट होती है। यानी कि आप कहें अपनी सामान्य लोकल भाषा में कि सगाई, तो सगाई से ये स्टार्ट होता है, फिर विवाह, और विवाह के बाद उस विवाह संबंध में टेंशन हो गया तो इस टेंशन को लेकर के आप न्यायालय के पास जाते हैं और न्यायालय के पास जाने के बाद आपका लास्ट जो मैटर होता है वो डिवोर्स के नाम से समाप्त होता है, यानी संबंध आपका डिवोर्स के नाम से समाप्त हो जाता है। अगर मैरिज की बात करें हम लोग तो मैरिज एक तरह से पक्षकारों को जोड़ने की बात कर रहा है, और डिवोर्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं संबंधों को अलग करने की या तोड़ने की बात कर रहा है। तो इसी संदर्भ में यदि डिवोर्स के अर्थ को जानने की कोशिश की जाए तो वैवाहिक बंधन को न्यायिक रूप से समाप्त करने की जो प्रक्रिया है या जो व्यवस्था है उसी को हम लोग डिवोर्स या तलाक के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वैवाहिक बंधन था, विधिक संबंध था, उसे समाप्त करने या विवाह विच्छेद की प्रक्रिया को ही हम लोग तलाक कहते हैं, तलाक के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति में तलाक नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन 1955 के बाद मैट्रिमोनियल रिलीफ के रूप में तलाक को 1955 के अधिनियम में ही स्थान दिया गया है। यानी कि तलाक की जो बात की जा रही है ये मनमाने तौर पे नहीं लिया जा सकता, किसी व्यक्ति के अपनी सनक या उसकी मर्जी पे निर्भर नहीं है, बल्कि ये विधिक आधार बताए गए हैं। उन्हीं आधारों पे न्यायालय के माध्यम से तलाक दिलाया जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। धारा 13 यानी 1955 के अधिनियम यानी विवाह अधिनियम के धारा 13 में तलाक की बात की गई है, और धारा 13(1) और 13(1)(a) में यहाँ पे जो ग्राउंड दिए गए हैं ये दोनों पक्षकारों को दिए गए हैं। यानी धारा 13(1) और 13(1) में दोनों पक्षकारों को ग्राउंड दिए गए हैं, यानी इन आधारों पे दोनों पक्षकारों में से कोई भी तलाक ले सकता है। और यहाँ पे 13(2) में ये आधार केवल पत्नी को दिए गए हैं, और यहाँ पे 4 आधार हैं, ये केवल पत्नी को प्राप्त हैं। यानी इन आधारों का उपयोग केवल पत्नी कर सकती है, पति उसका प्रतिपक्षी हो सकता है या कंटेस्ट कर सकता है, और इसी वजह से इन्हें हम लोग कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन के नाम से जानते हैं या कंटेस्टेड डिवोर्स प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। और लास्ट में ये आपका है म्यूचुअल डिवोर्स की प्रोसीडिंग है इसे, जिसे हम लोग पारस्परिक सहमति से तलाक प्राप्त करने की बात कहते हैं इसे। तो यहाँ ऊपर बताए गए कोई ग्राउंड्स नहीं भी होंगे तो भी पक्षकार आपस में पारस्परिक सहमति से तलाक ले सकेंगे। तो इस रूप में कुल 4 तरह के तलाक की व्यवस्था है, जिनमें कि 2 मामले ऐसे हैं जहां पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। यानी कि चाहे पति याचिका लेकर के आ सकता है न्यायालय में या पत्नी न्यायालय में आ सकती है याचिका लेकर के, और दूसरा व्यक्ति उसका विरोध कर रहा होगा, इसीलिए इसे कंटेस्टेड डिवोर्स प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो कंटेस्ट करेगा या जो विरोध करेगा वो निश्चित रूप से पति होगा और याचिका लेकर आने वाली पत्नी होगी, और यहाँ पे दोनों पक्षकार मिल करके याचिका लेकर के आएंगे। यही चारों में मुख्य रूप से अंतर है।
अब यदि सामान्य आधारों की बात की जाए जो कि धारा 13(1) में बताए गए हैं, यानी कि जो पति और पत्नी दोनों को उपलब्ध हैं, दोनों में से कोई लेकर के आ सकता है और दूसरा उसका विरोध करेगा। व्यभिचार, एडल्ट्री, यानी कि अपने जो स्पाउस हैं उस स्पाउस के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना, इसी को हम लोग व्यभिचार के नाम से जानते हैं। और व्यभिचार को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी से समाप्त कर दिया था, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये डिवोर्स के लिए ग्राउंड बना रहेगा। क्रुएल्टी को बाद में इंसर्ट किया गया था, यानी कि संशोधन के द्वारा। और ये क्रुएल्टी का मतलब ये है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या शारीरिक रूप से, यानी केवल शारीरिक मारपीट ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से यदि प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि टॉन्ट करना, यानी ताने मारना, या फिर पति या पत्नी के कार्यालय पर जाकर के उसकी शिकायत करना, उसके खिलाफ परिवाद दाखिल करना, ये सब मानसिक क्रूरता में आता है। और इन आधारों पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से मामलों में तलाक दिया है या तलाक को इन आधारों पे वैध ठहराया है। तो यानी शारीरिक या मानसिक दोनों में से कोई क्रूरता की जाती है तो उसके आधार पे तलाक प्राप्त हो सकता है या दिया जा सकता है। डेजर्सन, यानी 2 वर्ष तक यदि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार का त्याग किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि अब वो साथ रहना नहीं चाहते या साथ रहने में असमर्थ हैं, तो उसके आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो समझना है कि यहाँ परित्याग का आशय हो और शारीरिक रूप से अलग रहा जा रहा हो, ये दोनों तथ्य पूरे होंगे तब जाके इसे हम परित्याग मानते हैं, यानी शारीरिक रूप से अलग रहना। तो शारीरिक रूप से अलग रहने का मतलब कि यानी एक ही छत के नीचे रह के भी पक्षकार परित्याग की शर्तों को पूरा कर सकते हैं और अलग अलग रह के भी परित्याग की शर्तें पूरी नहीं हो सकती हैं। अब इसका उदाहरण क्या है कि यदि पति या पत्नी नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में किसी कार्यवश बाहर गया हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने परिवार के साथ है, तो यहाँ ये परित्याग नहीं माना जाएगा। इसी तरह से इसका उल्टा कर लें हम लोग, तो एक ही छत के नीचे दोनों व्यक्ति रह रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी कि उनमें बोलचाल नहीं है, उनमें कोई संबंध नहीं है। क्यों ये संबंध की बात हम लोग किस सेंस में कह रहे हैं कि पति पत्नी का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे पे विश्वास और एक दूसरे के लिए सुविधा प्रदान करना। तो ये तत्व जब नहीं है तो एक छत के नीचे रहते हुए भी परित्याग हो सकता है। और जैसे आप उदाहरण लें यदि, तो ट्रेन के डिब्बे में सभी लोग जा रहे हैं, एक छत के नीचे सभी लोग हैं, एक साथ हैं, लेकिन उनमें आपस में सहयोग, सौहार्द, प्रेम नहीं है, इसलिए वो परिवार के सदस्य नहीं है या पति पत्नी नहीं है। तो यही बात है कि अगर एक घर में रहते हुए भी अगर उनके बीच स्नेह, प्रेम और सहयोग नहीं है तो वो परित्याग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। और इसी के लिए ये मैक्सिम यूज़ की जाती है कि एनिमस डिसरेंडी, यानी कि छोड़ने या परित्याग का आशय हो और वास्तव में वो शारीरिक रूप से भी अलग हों, तब ये जा करके परित्याग की कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरे धर्म में परिवर्तन, यानी कि दूसरे धर्म में परिवर्तन करके वो हिंदू न रह जाए, यानी वो मुस्लिम हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, और पारसी, यहूदी, किसी भी धर्म में अपना परिवर्तन कर लेता है और हिंदू नहीं रह जाता है, तो दूसरे पक्षकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो तलाक ले सकता है। मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर इस लेवल का हो कि अब साथ रहना पॉसिबल ना हो, तो ये भी तलाक का आधार बन जाएगा। यौन रोग यानी वेनेरियल डिजीज़, कि ये फैलने वाला रोग हो, यानी एक दूसरे को संक्रमण इसका होने वाला हो, तो ये भी आधार बन सकता है तलाक का। और यदि एक पक्षकार संन्यास लेकर के संसार का परित्याग कर देता है, रिनाउंस द वर्ड, तब भी ये तलाक का आधार हो जाएगा और दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। मृत्यु की अवधारणा, यानी एक व्यक्ति, पति या पत्नी 7 सालों से लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसके आधार पर भी तलाक की मांग की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के बाद 1 वर्ष तक साथ न रहना, यानी कि कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ग्रांट की। और जुडिशियल सेपरेशन को जानने के लिए इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है जुडिशियल सेपरेशन पे, ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप देख लें तो ये बात आपको और भी स्पष्ट हो जाएगी। यानी न्यायालय ने अब दोनों पक्षकारों को अलग रहने की सहमति दे दी है। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं न्यायिक पृथक्करण। और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री आने के बाद तक 1 साल तक पक्षकार साथ नहीं रहते हैं, कोबिटेशन स्टार्ट नहीं होता है, तो फिर ये ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए। इसी तरह से इसका उल्टा कर लें आप, कोर्ट ने साथ रहने के लिए आदेश दिया था, लेकिन फिर भी दोनों पक्षकार साथ रहने को तैयार नहीं हैं, 1 साल तक साथ नहीं रहते हैं, तो फिर ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो कुल ये 10 ऐसे आधार हैं जो पति या पत्नी दोनों को उपलब्ध हैं और उसका दूसरा पक्षकार उसका विरोध करता है, वो तलाक नहीं लेना चाहता है। अब इसके बाद ये 4 ग्राउंड दिए गए हैं केवल पत्नी को, और
ये बात की गई है 13(2) में, यानी पति जो है बलात्कार, गुदामैथुन, पशुगमन यानी गिल्टी ऑफ रेप, सोडमी या बेस्टियलिटी का दोषी है, यानी आज की डेट में अगर बात करें तो बीएनएस, और पहले की बात करें तो आईपीसी में वो ऑफेंस है, तब उसके लिए पत्नी उसके आधार पर डिवोर्स की मांग कर सकती है। पति की दूसरी पत्नी जीवित हो। हालांकि हम लोग जब बात कर रहे थे शून्य विवाह की, तो शून्य विवाह में यानी कि किसी व्यक्ति की दूसरी शादी होती है तो दूसरी शादी अपने आप ही शून्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ अधिनियम के पहले की बात हो रही है कि अधिनियम 1955 यानी 1955 के पहले किसी व्यक्ति ने 2 विवाह किया हो और दोनों पत्नी जीवित हों, तो उनमें से कोई पत्नी इसी आधार पे तलाक की मांग कर सकती है और उसे तलाक दिलाया जा सकता है। भरण पोषण आदेश के बाद भी साथ न रहना, यानी कि पत्नी अलग रह रही थी और उसके पक्ष में भरण पोषण की डिक्री पारित की गई थी, और इस डिक्री के आने के बाद भी 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक दोनों पक्षकारों में सहवास प्रारंभ नहीं हुआ है, दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये भी तलाक का आधार हो जाएगा। 15 वर्ष से पहले ही पत्नी का विवाह हो गया था, और 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले पत्नी चाहती है तो वो इस विवाह को अस्वीकार कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है, और इस ग्राउंड पे भी तलाक पत्नी को दिलाया जा सकता है। अब इसके बाद अगर कुछ हम महत्वपूर्ण जजमेंट्स की बात करें डिवोर्स से रिलेटेड, तो मानसिक क्रूरता के आधार पे जो जजमेंट दिया गया वी भगत वर्सेस डी भगत, ये 1994 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। न्यायालय ने इसमें मानसिक क्रूरता को ऐसा व्यवहार बताया जिससे गहरी मानसिक पीड़ा और कष्ट हो, यानी कि केवल सामान्य खटपट हो जाए घर में, यानी पत्नी ने कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, समय से नाश्ता नहीं बनाया, तुम कभी नाश्ता समय से नहीं बनाते हो, या पत्नी ने उल्टा कहा कि सामान लाने के लिए 3 दिन से कह रही हूँ, सामान नहीं आया। ये सामान्य परिवार की अपनी एक दिनचर्या है। तो इस तरह की बातों को ही हम मानसिक क्रूरता नहीं मान लेंगे, बल्कि वो इस लेवल का हो कि उन्हें बेहद कष्ट पहुँचे इससे और साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब इसे हम मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की श्रेणी में ला सकते हैं। अमूथा बनाम M.R. सुब्रमण्यन, ये 2024 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध झूठा और आधारहीन आपराधिक परिवाद दर्ज कराने से दोनों के रिश्ते में तनाव हुआ और पति के मान सम्मान को भी ठेस पहुंची और मानसिक शांति भी उसकी भंग हुई। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी जो जिस क्रूरता की बात की गई है 13(1) में, वो क्रूरता केवल शारीरिक ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मानसिक क्रूरता भी अगर इस लेवल की है तो भी क्रूरता है, और उसके आधार पर दोनों पक्षों को अलग रहने की इजाज़त दी जा सकती है, यानी तलाक ग्रांट किया जा सकता है। अब इस ऊपर बताए गए 14 आधारों के अलग भी सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाह के असुधारा विघटन की बात की, इरिटेबल ब्रेकडाउन की बात की, कि यदि ऊपर बताए गए 14 ग्राउंड नहीं हैं लेकिन फिर भी पक्षकारों का साथ रहना संभव नहीं है, उनके बीच संबंध इस स्तर पे पहुंच गए हैं, तो भी तलाक ग्रांट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन भी की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो एक कानून बनाए इस विषय पे, यानी एक आधार इसे भी जोड़ दे। हालांकि अभी इसे विवाह अधिनियम में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस आधार पर भी तलाक दे सकते हैं। नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली के मामले में ये बात कही गई थी 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जारता की विधि, जैसा कि हम लोगों ने एडल्ट्री के ग्राउंड के बारे में बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ सिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2018 में यानी जारता को अपराध नहीं माना, लेकिन फिर भी ये कहा था उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अभी भी तलाक का आधार बना रहेगा। अब यदि निष्कर्ष की बात करें तो वैवाहिक अनुतोष में कहीं न कहीं तलाक भी निश्चित रूप से पक्षकारों को एक अनुतोष प्रदान करता है, एक उपचार प्रदान करता है, रेमेडी प्रदान करता है, और ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है। और इस रूप में संस्कारात्मक जो अवधारणा थी हमारी विवाह की, उसमें कहीं न कहीं ये कानूनी एक उपचार रेमेडी की बात कर रहा है, और इस रेमेडी के रूप में ये व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि जब पक्षकारों में बिल्कुल ही संभव नहीं रह जाता है तो वो रेमेडी के माध्यम से इस रेमेडी के माध्यम से अलग रहने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, और उनके जो वैवाहिक अपने दायित्व हैं एक दूसरे के प्रति वो समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद यदि वैकल्पिक अल्टरनेट रिलीफ की बात की जाए, तलाक की अर्जी पक्षकारों ने दी, तो क्या न्यायालय तलाक देने के लिए ही बाध्य है या न्यायालय कुछ और भी रिलीफ दे सकता है? तो उसी संदर्भ में धारा 13(a) कहती है कि धर्म परिवर्तन, संन्यास और सिविल डेथ के मामलों को छोड़ करके यदि तलाक दूसरे और ग्राउंड्स पे, यानी इन 3 ग्राउंड्स के अलावा तलाक का पिटीशन फाइल किया गया है,
तो न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है कि वो न्यायिक पृथक्करण की भी आज्ञप्ति पास कर सकता है। बाकी डिटेल में इस पे हम लोग बात करेंगे, यानी जो ये नीचे 3 धाराएं दी गई हैं इनके संदर्भ में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी केवल मैं एक संक्षेप आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा भी होता है या हो सकता है। अब तलाक याचिका दायर करने की जो समय सीमा की बात की गई तो 1 वर्ष तक कहा गया है कि विवाह से 1 वर्ष तक पक्षकार तलाक की याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में दायर करने की अनुमति भी दी गई है, उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। और ये तलाकशुदा व्यक्ति जो होंगे वो पुनः विवाह कब कर सकेंगे, तो यहाँ कहा गया है कि उनके बीच की कार्रवाई जब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, यानी डिवोर्स की डिक्री आ जाती है और डिक्री आने के बाद अपील वगैरह की जो भी रेमेडी है सभी अवेल कर ली गई या सभी तरह की रेमेडी समाप्त हो गई, तब जा कर के वो आपस में एक दूसरे से किसी से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक इतनी ही बात करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और अपने जीवन में कभी भी इस तरह की स्थिति आए तो एक बार निश्चित रूप से हमें आपस में समायोजन करने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन जो हमारा है वो जीवन का नाम ही है कदम कदम पे समझौता, सामंजस्य और एक दूसरे को सहयोग, स्नेह, प्रेम का नाम है, त्याग का नाम है परिवार, या त्याग का नाम है विवाह। तो इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि आपस में कंप्रोमाइज़ हो सके, समझौता हो सके और एक दूसरे के साथ रहें, हम वो साथ बना रहे। तोड़ने में बहुत हमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये इस रेमेडी का उपयोग करके हम लोग तलाक ले करके स्वतंत्र हैं अलग अलग रहने के लिए। धन्यवाद।